नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश राय स्वागत करता हूं आपका वन टू मोर क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग भूगोल के एनसीईआरटी नोट्स की बात कर रहे हैं। इसका आप लोगों को पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। आज यह इस वीडियो का भाग 4 है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आज की अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आप लोग को क्लियर बता दूं कि कल जो है हम लोग सौरमंडल के बारे में देखे थे, ग्रह के बारे में देखे थे, उपग्रह के बारे में देखे थे। ये सारी चीज़ हम लोग देख चुके हैं। देखिए, ये जो हमारा सीरीज चल रहा है इस पर मैं आपको चैप्टर वाइज नहीं बता रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ चैप्टर हमारा आगे पीछे हो गया हो, ठीक है, लेकिन आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सारे चैप्टरों को देखेंगे, भले ही उसका क्रम निश्चित ना हो। ठीक है, आइए तो समझते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मानचित्र। हम मानचित्र के बारे में देखेंगे कि ये मानचित्र क्या है। मानचित्र को हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मानचित्र होता क्या है। ठीक है, मानचित्र पृथ्वी की सतह या किसी एक भाग को जब कागज पर छोटे पैमाने से चित्र के रूप में बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मानचित्र कहते हैं। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, फिर से एक बार सुनिए। पृथ्वी की किसी सतह, ठीक है, पृथ्वी की सतह यानी कि आप लोग पृथ्वी की कल्पना करिए। ग्लोब आप लोग देखे हैं, ठीक है, ग्लोब इस तरह से गोलाकार होता है। ठीक है, ठीक है, इसकी आप लोग कल्पना करिए। तो इस ग्लोब की हम लोग कल्पना कर रहे हैं, तो यह पृथ्वी की सतह हुआ। पृथ्वी की सतह या उसके किसी एक भाग को, ठीक है, यह एक भाग को भी लोग रखते हैं, बाद में इसको देखेंगे एक भाग का मतलब। ठीक है, पहले हम लोग पृथ्वी की सतह को देख रहे हैं। ओके, इतना क्लियर हुआ? तो पृथ्वी की सतह को जब कागज पर छोटे पैमाने पर चित्र के माध्यम से हमें दिखाना होता है। देखिए यहाँ पे किस तरह से एक कागज के छोटे टुकड़े पर यहाँ पे जो ग्लोब पर जो पूरा गोलाकार में बना होता है उसको हम दिखाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? मानचित्र कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको? क्या क्लियर हुआ? पृथ्वी की सतह को, ठीक है, कागज पर छोटे पैमाने में चित्र के रूप में बनाया जाता है तो उस चित्र को मानचित्र कहते हैं। इतना क्लियर हुआ आपका? मात्र मानचित्र इसी को कहते हैं। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। किसी भी गोल सतह को चपटी सतह पर चित्रित करना बहुत मुश्किल होता है। यानी कि देखिए, ये जो ग्लोब पे बना होता है गोलाकार में पूरा हमारा, वो तो पृथ्वी की संरचना के अनुसार बना रहता है। अब उसको जब एक कागज़ पर, एक पृष्ठ पर उसको लाना रहता है तो चल लीजिए बहुत सी समस्याएं आती हैं। जैसे समस्याएं क्या होता है कि कौन सा चीज़ कितना दूरी पे है इसको देखना पड़ता है, कौन सा क्षेत्र किस स्थान पे है इसको देखना पड़ता है। इसको करने के लिए एक विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, किसकी आवश्यकता पड़ती है? विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए खास रूप से प्रशिक्षित लोग ही मानचित्र बनाते हैं। यानी जो इसके बारे में, मानचित्र बनाने के बारे में क्या शिक्षा प्राप्त किया हो कि मानचित्र किस प्रकार से बनाया जाता है, ऐसे विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? ऐसे विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर के नाम से जानते हैं। ये नाम आप लोग याद रखिएगा। कौन सा नाम है? नाम क्या है इस विशेषज्ञ को? क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर कहते हैं। इतना क्लियर हुआ आपका? ये सारा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएगा। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो जाइए फटाफट जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मानचित्र के बारे में जानें। मानचित्र क्या है और हम लोग जानेंगे कि मानचित्र का प्रकार क्या है। सॉरी, एक मिनट। हाँ, अब हम लोग जानेंगे कि मानचित्र का प्रकार क्या है। देखिए, सबसे पहले लोग समझिए मानचित्र के प्रकार। मानचित्र कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिसमें से कुछ मुख्यतः मानचित्र को मैं नीचे दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहला जो मुख्य रूप से मानचित्र जो आपके क्लास 6 के एनसीईआरटी में भी दिया गया है, इसी तीनों का विवरण दिया गया है। ठीक है, वह तीन मानचित्र देख लीजिए कौन सा है। एक तो भौतिक मानचित्र रहेगा, दूसरा राजनीतिक मानचित्र रहेगा, तीसरा जो है थीमेटिक मानचित्र हमारा है। क्लियर आपको? मानचित्र के कितने प्रकार दिए हुए हैं आपके पुस्तक में? 3 प्रकार के। कौन से? भौतिक मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र।
आप देखते हैं ये सारे मानचित्र होते क्या हैं, भौतिक मानचित्र समझिए, जैसा कि इसके नाम से पता चला है भौतिक। देखिए, जिस मानचित्र पर पृथ्वी की भौतिक संरचनाओं, अब पृथ्वी की भौतिक संरचना होती क्या है, कौन सी संरचना, भौतिक संरचना। अब आप लोग बताइए पृथ्वी की भौतिक संरचना क्या है। देखिए, भौतिक का अर्थ है पहाड़ हुआ, मैदान हुआ, पठार हुआ, मरुस्थल हुआ, नदियाँ हुआ, समुद्र हुआ आदि को जो दर्शाया जाता है उसे भौतिक मानचित्र कहते हैं। यानी कि ऐसा मानचित्र जिसमें आपको पहाड़, मैदान, पठार, मरुस्थल, नदी, समुद्र आदि दर्शाया मिले, उसको कौन सा कहते हैं, भौतिक मानचित्र। जैसे कि आप लोग के सामने कई बार अगर आप लोग मानचित्र का जो आप लोग छोटे रहे होंगे, आप लोग जिस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, जिस स्कूल में पढ़ रहे होंगे, उसमें मानचित्र की एक पुस्तक आती थी जिसमें आप लोग को विशेष करके भारत के प्रमुख पठार ऐसे करके कुछ दिया होगा। उसमें उस मानचित्र में मात्र पठारों को दर्शाया गया होगा, भारत की प्रमुख नदियाँ का दिया होगा, उसमें मात्र नदियों को दर्शाया गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारे भौतिक यानी भौतिक संरचनाओं को दर्शाया गया होता है जिस मानचित्र को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक मानचित्र कहते हैं। इतना क्लियर हुआ। और जान लीजिए, भौतिक मानचित्र को हम लोग उच्चावच मानचित्र के नाम से भी जानते हैं। ये नाम याद रखिएगा लोग, भौतिक मानचित्र को और किस नाम से जानते हैं, उच्चावच मानचित्र के नाम से भी जानते हैं। तो भौतिक मानचित्र आपको क्लियर हुआ, ऐसा मानचित्र जिसमें पहाड़, पठार, मरुस्थल, नदियाँ, समुद्र आदि, इसको बोलने से अच्छा आप लोग बोल सकते हैं भौतिक संरचनाओं को। लेकिन भौतिक संरचना क्या होता है इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं राजनीतिक मानचित्र। देखिए, समझिए राजनीतिक मानचित्र क्या है। जिस मानचित्र पर शहर, महानगर, राज्य, देश आदि की सीमाओं को दिखाया जाता है उसे राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। क्या आपको समझ में आया? नहीं आया? चलिए, नहीं आया हम फिर से बताते हैं। जिस मानचित्र पर शहर, क्या, शहर, ठीक है, जैसे कि अपना शहर अपना कल्पना कर लीजिए अपने अनुसार, आप किस शहर में रहते हैं। महानगर, राज्य, आपका राज्य क्या है, देश की अपना कल्पना कर लीजिए, भारत आदि की सीमाओं को दिखाया जाता है उसे राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। देखिए, आसान भाषा में उदाहरण समझते हैं। आप लोग भारत का मानचित्र देखे हैं? हाँ, तो चलिए आप लोग भारत के मानचित्र की कल्पना कर लीजिए। भारत के मानचित्र में जो आपको राज्य जो है, आप लोग भारत का मानचित्र देखिए, उसमें अगर हो आपके सामने तो आप लोग खोलिए और उसमें देखिए किस प्रकार अलग अलग राज्यों को विभाजित किया गया है। जम्मू कश्मीर ऊपर की तरफ विभाजित है, फिर उसके नीचे इसके करके हिमालय विभाजित किया गया है, दिल्ली विभाजित किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग राज्यों को क्या किया गया, विभाजित किया गया है। उसका क्या बनाया गया है, उसका बॉर्डर लाइन दिखाया गया। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, बताइए आप लोग, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, विश्व का मानचित्र आपके सामने आएगा। ठीक है, आप लोग विश्व के मानचित्र को देखिए, खोलिए, देखिए, अगर विश्व के मानचित्र को आप लोग देखेंगे तो उसमें दिखाया गया है कि भारत का बॉर्डर लाइन क्या है, पाकिस्तान का बॉर्डर लाइन क्या है, ठीक है, उसका श्रीलंका का बॉर्डर लाइन क्या है, बर्मा का बॉर्डर लाइन क्या है। ठीक है, यूरोपीय देश को दिखाएंगे, तो इन सारे उन देशों के बॉर्डर लाइन को दिखाएंगे, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। यानी कि बड़े बड़े इलाकों को, ठीक है, बड़े बड़े क्षेत्रों को दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि बॉर्डर लाइन को, जैसे कि भारत पाकिस्तान का बॉर्डर लाइन, इसको क्या कहें, इसको हम लोग राजनीतिक मानचित्र के माध्यम से भारत के जितने जो विभिन्न राज्य हैं, ठीक है, उन राज्य का बॉर्डर लाइन क्या है, जो हमारे विभिन्न प्रकार के राज्य हैं। ठीक है, जैसे तेलंगाना हो गया। ठीक है, इस प्रकार के इनको क्या कहते हैं, इनको हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। फिलहाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि राजनीतिक मानचित्र क्या है, तो आपको भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र क्लियर हुआ। आइए अब नंबर 3 हम बात करेंगे थीमेटिक मानचित्र माना क्या है। थीमेटिक मानचित्र समझिए, इस प्रकार के मानचित्र में विशेष जानकारी होती है। ठीक है, क्या मिलती है हमें, विशेष जानकारी मिलती है। कैसी विशेष जानकारी मिलती है इसको भी समझते हैं। जैसे कि सड़क का मानचित्र, रेल का मानचित्र, वायुमार्ग मानचित्र, लौ उत्पादन मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र आदि। समझ में आया आपको? समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए फिर से समझते हैं। क्या इसमें यह बताया जा रहा है कि इस मानचित्र के माध्यम में क्या सड़क का मानचित्र आपको दिखाएगा, रेल का मानचित्र दिखाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि आप लोग के सामने कोई इंडिया का ही मानचित्र है, ठीक है, भारत का मानचित्र आपके सामने है, तो आप लोग देखेंगे कि भारत के मानचित्र पे, ठीक है, उसमें क्या आपको जो रेल की पटरियाँ होगी, कि यानी कि रेलवे स्टेशन होते हैं, तो वो आपको दिखाया रहता है। जैसे कि मान लीजिए रेलवे स्टेशन अगर आपको नहीं दिखाएगा, तो भारत के मानचित्र में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या वायुमार्ग मानचित्र दिखाया रहता है, यानी वायुमार्ग। ठीक है,
एयरपोर्ट, एयरपोर्ट का दिखाया जैसे ऐसे यहाँ पे एरोप्लेन का सिंबल बना रहता है, मान लीजिए एरोप्लेन का सिंबल यहाँ पे ऐसे बना रहेगा, ठीक है। और यहाँ से ऐसे करके आपको दिखाएगा यहाँ पे, यानी दूसरे जिस राज्य में बना होगा एरोप्लेन का वो जो होगा वायु मार्ग मानचित्र, ठीक है, जहाँ पर वायु जो एरोप्लेन जो होता है रुकता है, ठीक है, वहाँ पे आपको दिखाया रहेगा, ठीक है। समझ में आया आपको? रेल मानचित्र जैसे कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच की इस प्रकार से दिखाया जाएगा कि यहाँ पे है, फिर यहाँ से दिखाया जाएगा कि यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ पे है। इस प्रकार से जो है रेलवे स्टेशन को आप लोग को दिखाया रहेगा मानचित्र के माध्यम से, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? जो इस रेलवे का मानचित्र दिखाता है कि रेलवे स्टेशन कहाँ है, लौह उत्पादनों का मानचित्र दिखाता है, जनसंख्या मानचित्र दिखाता है। जनसंख्या मानचित्र से क्या तात्पर्य है, ठीक है? जिस स्थान पर अधिक जनसंख्या रहता है उसको किसी सिंबल के द्वारा दिखाया जाता है, जिस स्थान पे कम रहे उसको किसी सिंबल के द्वारा दिखाया जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि ये दिखाया जाता है, कौन सा इसका सिंबल है? तो आपको पता है ये सिंबल जो है कोई एक देश निर्धारित नहीं करता, ये अंतर्राष्ट्रीय द्वारा निर्धारित होता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सरकार द्वारा निर्धारित होता है। समझ गए आप लोग? यह किसी एक देश के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता कि हाँ ठीक है, क्या है कि हम जनसंख्या को किस प्रकार से दिखा रही है, हम जनसंख्या को ऐसे ऐसे करके ऐसे 3 लाइन से दिखा दिए, और जहाँ पे कम जनसंख्या उसको हम 1 लाइन से दिखा दिए, तो ये नहीं आप कह सकते, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? तो आइए चलिए हम लोग क्या देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे समझते हैं आगे हमारा क्या है। देखिए आगे हम लोग देखेंगे मानचित्र के घटक। आपको बता रहे हैं मानचित्र के घटक, घटक से क्या तात्पर्य है, आपके दिमाग में गया घटक? आप लोग बताइए घटक का अर्थ क्या होता है, घटक से तात्पर्य क्या है? कुछ समझ में आया? देखिए मैं समझाता हूँ घटक का अर्थ क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आप अपना शरीर लीजिए, आपके शरीर का अंग क्या है? आपका हाथ है, आपका पैर है, ठीक है, ये क्या है? ये आपके घटक है, आपके शरीर के घटक है। घटक का अर्थ है जो आपको पूरा बनाता हो, आपको पूर्ण करता हो, ठीक है। अगर आपके पास हाथ नहीं है तो आप क्या पूर्ण रहेंगे? नहीं पूरे रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके शरीर का जो अंग है हाथ, वो आपके पास रहेगा नहीं, आपके पास पैर नहीं रहे। हालांकि मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, बुरा मत मानिएगा। देखिए अब आइए, तो आपको घटक का अर्थ पता चल गया, यानी कि एक ऐसा अंग जो क्या करता है, उस किसी को पूरा करता है। जैसे मानचित्र के घटक की अगर बात किया तो मानचित्र का एक ऐसा अंग जो मानचित्र को पूरा करता है। तो मैं बताऊं मानचित्र के 3 घटक होते हैं, कौन कौन सा? दूरी, दिशा और प्रतीक। समझे? फिर से सुनिए, दूरी, दिशा और प्रतीक। अब देखते हैं हम ये दूरी क्या है, दिशा क्या है, प्रतीक क्या है। आइए देखिए, दूरी, मानचित्र एक द्विआयामी रेखांकन होता है। नहीं समझ में आया आपको? कोई बात नहीं, आगे पढ़िए, इतना पढ़े आप लोग। मानचित्र एक द्विआयामी रेखांकन होता है, यह पूरे विश्व या उसके किसी एक भाग को कागज के छोटे टुकड़े पर दिखाता है। अब थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा, ठीक है, क्या समझ में आया होगा? यह पूरे विश्व या उसके किसी एक भाग को कागज के छोटे टुकड़े पर दिखाता है। मानचित्र बनाते समय कार्टोग्राफर इस बात का ध्यान रखते हैं कि 2 स्थानों के बीच की दूरी को सही सही दिखाया जाए। इससे 2 स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी का पता करने में मदद मिलता है, ठीक है। यानी आप लोग मानचित्र देखे होंगे, मानचित्र में जो है दूरियों को बहुत सही दिखाया जाता है, ठीक है। यदि यदि मान लीजिए दिल्ली जो है, ठीक है, आप यहाँ पे हैं और दिल्ली आपसे मान लीजिए 10 किलोमीटर, अब छोटा पैमाना देख रहे हैं, ठीक है, 10 किलोमीटर दिल्ली आपसे मान लीजिए दूर है, ठीक है। और मुंबई जो है आपसे है, मान लीजिए एक कल्पना मात्र मैं कर रहा हूँ, मुंबई आपसे 20 किलोमीटर है, ठीक है, ये मान लीजिए ये आपकी दूरी है। लेकिन अगर आपको मानचित्र पर क्या कर दिया जाए कि यहाँ दिल्ली आपको दिखा दिया जाए और यहाँ पर क्या किया जाए, मुंबई दिखा दिया जाए, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा? आपको देखने से यही लगेगा कि दिल्ली हमसे दूर है, मानचित्र हमसे, ये मुंबई हमसे नज़दीक है। इसलिए दूरियों का ध्यान रखना मानचित्र पर बहुत ही आवश्यक होता है। इसके कहने का उद्देश्य मात्र इतना ही है, समझ गए? तो दूरी किस प्रकार से मानचित्र के लिए महत्वपूर्ण होता है ये आप लोग समझ गए, एकदम समझ गए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, तो दूरी का मात्र इतना ही बात था। आगे देखते हैं आगे क्या हमारा टॉपिक है। आगे हमारा आता है छोटे पैमाने वाला मानचित्र और बड़े पैमाने वाला मानचित्र, ठीक है। समझे क्या कह रहा है? कह रहा है छोटे पैमाने वाला मानचित्र
और बड़े पैमाने वाला मानचित्र। आप समझते हैं। देखिए, जब आपको बोले छोटे पैमाने तो आप लोग जान लीजिएगा कि ऐसा मानचित्र जिसमें बड़ा क्षेत्र दिखाया जाता हो। ये आप लोग आप आगे पढ़ेंगे तो देखिए, पढ़ भी लीजिए एक बार, लेकिन आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। देखिए, छोटे पैमाने वाला मानचित्र, जब किसी छोटे मानचित्र पर एक बड़ा क्षेत्र दिखाया जाता है तो उससे छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। बड़ा पैमाना देख लीजिए क्या कह रहा है। बड़े पैमाने वाला मानचित्र, जब किसी मानचित्र पर एक छोटे क्षेत्र को दिखाया जाता है तो उसे बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। यानी देखिए, बड़े पैमाने पर छोटे क्षेत्र को दिखाया जा रहा है। कौन से क्षेत्र? छोटे क्षेत्र को दिखाया जा रहा है, ठीक है। और छोटे पैमाने वाले मानचित्र पर बड़ा क्षेत्र दिखाया जा रहा है। क्लियर हुआ? दिमाग में गया? एक बार फिर से सुनिए, एकदम उल्टा रहता है, एकदम उल्टा बात। अगर छोटा पैमाने वाला मानचित्र की बात किया, कौन सा? छोटा, तो उसका उल्टा क्या होता है? बड़ा। यानी कि छोटे मानचित्र पर, छोटे पैमाने वाले मानचित्र पर बड़ा क्षेत्र दिखाया जाएगा। कितना? कौन सा क्षेत्र? बड़ा क्षेत्र। और जो बड़ा पैमाने वाला मानचित्र रहेगा उसका उल्टा, बड़े पैमाने का उल्टा छोटा, बड़ा का छोटा, तो छोटा क्षेत्र दिखाया जाएगा। क्लियर हुआ आपको? छोटे पे बड़ा, बड़े पे छोटा। क्लियर एकदम? उदाहरण देखते हैं, इसका उदाहरण क्या है। देखिए, छोटे पैमाने पर कौन सा क्षेत्र दिखाया जा रहा है? बड़ा क्षेत्र। और बड़ा क्षेत्र मतलब जैसे किसी देश या राज्य का मानचित्र। कौन सा? देश या राज्य का मानचित्र। समझ गए आप लोग? अब बड़े पैमाने के मानचित्र की बात कर दिया, बड़ा पैमाना, ठीक है। कौन सा पैमाना? बड़ा। बड़ा पे कौन सा दिखाएगा? छोटे क्षेत्र। छोटा क्षेत्र यानी कि क्या? गांव या फिर शहर को दिखा देगा, ठीक है। गांव या फिर शहर का मानचित्र। क्लियर हुआ आपको? हाँ, तो आपको अब ये समझ में आ गया, इस पर आप लोग को कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, ठीक है। क्या? छोटे पे बड़ा और बड़े पे छोटा। अब देखिए नीचे क्या कह रहा है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें विस्तृत जानकारी मिलती है जो छोटे पैमाने वाले मानचित्र से संभव नहीं है। समझे आप लोग इसका मतलब? देखिए, मैं समझाता हूँ क्या बोला है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र से विस्तृत जानकारी, विस्तृत का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे विस्तृत दिखा है। देखिए, विस्तृत का अर्थ होता है हमें बहुत अधिक जानकारी मिल जाती है बड़े पैमाने से, ठीक है। अब देखिए, बड़े पैमाने की बात किया कि बड़े पैमाने वाले मानचित्र से, तो बड़ा पैमाना देखिए, बड़ा पैमाने में क्या, कौन सा जगह दिखाएगा? छोटा क्षेत्र दिखाया जाएगा, ठीक है। आप लोग कहेंगे छोटे से क्षेत्र से हमें कैसे अधिक जानकारी मिलेगी, तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक कागज़ पे हमें, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कागज़ है, यहाँ भी एक कागज़ है, ठीक है। इस कागज़ पे हमें एक गांव को दिखाना है। क्या दिखाना है? एक गांव को दिखाना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक देश को दिखाना है इस कागज़ पे, ठीक है। तो जान लीजिए, यहाँ पर देश दिखा रहा है यानी छोटे पैमाने वाला मानचित्र है, ठीक है। कौन से पैमाने वाला मानचित्र है? ये छोटे पैमाने वाला मानचित्र है, ठीक है। और यहाँ पे एक गांव को दिखाया जा रहा है यानी ये छोटा क्षेत्र दिखाया जा रहा है, इसलिए ये बड़े पैमाने वाला मानचित्र है। आपको समझ में आया? देखिए, समझ रहे हैं हम लोग? तो बताइए आप लोग, अगर इसी इतने ही सेम कागज़ है, इतना ही बड़ा कागज़ ये है, इतना बड़ा कागज़ ये है, इस पर हमें दोनों को मानचित्र को दिखाना है, और हम जब एक गांव को दिखाएंगे तो बताइए, गांव छोटा होता है उसको हम अधिक दिखाएंगे कि नहीं? हाँ, गांव में क्या होता है? गांव में जो होता है एक कागज़ पे हमें दिखाया तो गांव की अधिक से अधिक चीज़ों को हम कागज़ पे दिखा देंगे, ठीक है। जबकि अगर हम एक देश को दिखाएंगे तो देश इतना बड़ा होता है, उस देश की सारी चीज़ों को हम कागज़ पे विस्तृत रूप से दिखाई नहीं पाएंगे। बस जल्दी जल्दी में ऐसे थोड़ा सा कि हाँ ये क्या है, ये उत्तर प्रदेश है इतना दूरी पे, ये हरियाणा है, ये है, ये बस ऐसे दिखा देंगे। लेकिन हम गांव में क्या दिखाएंगे? गांव में अच्छे दिखाएंगे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे ये मंदिर है, मंदिर के बगल में ये है, ये है, ये है, पूरा अच्छे से दिखा देंगे हम। इतना अच्छे दिखा देंगे कि पूरे गाँव में हम घूम सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर एक देश के मानचित्र में देखेंगे तो आप देश में अगर प्रवेश किए तो उसके आधार पर आप लोग ये नहीं जान पाएंगे कि हम इस राज्य में घुस गए तो इस राज्य में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये इसके कहने का मतलब है। क्लियर हुआ आपको? आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, हम फिर से इस पर वीडियो बनाएंगे और आपको और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन जान लीजिए, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप लोग बताना भी मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा काम ही है आपको बताना, ठीक है। देखिए, आगे समझते हैं, इन सारी बातों पे चर्चा नहीं करते हैं। दिशा क्या है हमारा? दिशा। देखिए, हमने आपको बताया 3 अंग कौन कौन से अंग थे? दूरी था, दिशा था और प्रतीक था। तो दूसरा हम अब बात करते हैं दिशा की। देखिए कि दिशा क्या कह रहा है। मानचित्र में दिशा के बारे में भी जानकारी होती है, जैसे कि आप लोग को पता है मानचित्र में, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। मानचित्र में दिशा की भी जानकारी होती है। क्लियर?
अधिकतर मानचित्र पर, किस पे, अधिकतर मानचित्र पर आपको ऊपर की ओर इंगित करते हुए तीर के साथ ऊ का मतलब उत्तर लिखा होगा मिलेगा। ठीक है, उत्तर, यह उत्तर दिशा को दर्शाता है। जब मानचित्र के ऊपर ऊ करके लिखा रहता है, इसका मतलब क्या होता है, उत्तर दिशा को दर्शा रहा है। ठीक है, जब एक बार, ठीक है, एक बार जब आपको उत्तर दिशा का पता चल जाता है तो आप अन्य दिशाओं का भी पता आसानी से कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं उसको भी बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, आपके पास मान लीजिए कोई मानचित्र आपके पास उपस्थित है। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास इस प्रकार से कोई मानचित्र दिया हुआ, यह एक पृष्ठ यानी पेज है। इसके अंतर्गत आपको कोई मानचित्र बनाकर दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका दिशा आप लोग कैसे पता करेंगे। देखिए, आप लोग जान लीजिए, आपके सामने ऐसे पेज दिखा रहेगा तो आप लोग इस तरह से यह लाइन करिए, किए आप लोग लाइन। और जान लीजिए इधर का जो हिस्सा होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इधर के हिस्सा को हम लोग पूर्व दिशा कहते हैं। ठीक है, पूर्व, तो इसके सीधे सामने वाला इधर क्या हो जाएगा, हमारा पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, और जो ऊपर वाला दिशा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर दिशा कहते हैं। और उसके सीधे नीचे वाला दिशा हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा। तो क्लियर हुआ आपको, ऊपर वाला उत्तर होता है, नीचे वाला दक्षिण होता है, और इधरियन वाला जो इधरियन वाला होता है वो क्या होता है, पूर्व होता है। इधर वाला क्या कहते हैं हम लोग, पश्चिम कहते हैं। ठीक है, यानी कि पेज के सामने वाला पूर्व होता है, पेज के पीछे वाला जो इधर होता है पश्चिम होता है। ठीक है, ऊपर वाला क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे वाला क्या होता है, दक्षिण होता है। क्लियर हुआ आपको, एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए चलिए, तो आगे क्या कह रहा है आगे हम लोग समझते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये दिग्सूचक क्या है। दिग्सूचक नाम सुने क्या आप लोग, नाम भले नहीं सुने होंगे लेकिन इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, क्योंकि हिंदी का शब्द है, नहीं सुने होंगे। इंग्लिश में इसका नाम जरूर आप लोग जानते होंगे, और इंग्लिश में इसका नाम क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। यह एक यंत्र है, ठीक है, यंत्र, मशीन, डिवाइस, ठीक है, जिससे किसी भी स्थान पर दिशा का पता किया जा सकता है। ठीक है, देखिए क्या बताया है, यह एक ऐसा मशीन है, यंत्र है, डिवाइस है, जिससे क्या किया जाता है, किसी भी दिशा का पता चला कर सकते हैं आप लोग, दिशा का। जैसे कि आप लोग देखोगे, आप लोग के मोबाइल में ऐप होता होगा कि वह क्या होता है, दिशा का निर्धारण करता है। आप लोग, आपके पास अगर वो जो कार के लिए, बाइक के लिए जो चाबी का छल्ला मिलता है, उसमें भी आप लोग देखे होंगे कि उसमें भी दिया रहता है क्या, वह दिशा बताता है। ठीक है, उसमें एक सुई लगी रहती है, और वह जो सुई होता है वह क्या करता है, दिशा को बताता है। आप लोग ऐसा छल्ला भी देखे होंगे। ठीक है, हो सकता है आपके पास उपस्थित भी हो। तो देखिए, इस यंत्र में एक वृत्ताकार डिब्बी में एक चुंबकीय सुई लगी होती है। जैसे कि आप लोग भी देखेंगे, आपके पास जो छल्ला होगा वह भी एक वृत्ताकार होगा। ठीक है, वृत्ताकार डिब्बे की तरह होगा, उसमें क्या सुई लगा होता है। ठीक है, और वह सुई जो होता है हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा की तरफ रहता है। यानी कि वह सुई, देखिए वह सुई जो है हमेशा उत्तर की दिशा में से घूम जाएगा, या फिर नीचे दक्षिण की दिशा में से घूमा रहेगा। ठीक है, यही बताता है, उसमें कुछ और नहीं दिखा रहता है। इससे आप लोग पता कर सकते हैं कि उत्तर दिशा कहाँ पे है। मान लीजिए आपके पास वो डब्बा है, इसमें आपको यहाँ पर दिया है ऊ लिखा हुआ है, उत्तर दिशा बताया है। ठीक, और ये जो सुई जो आपका जो है वह ऐसे हमेशा ऐसे इसी दिशा में ऐसे रहता होगा। आप लोग कहते होंगे कितना बेकार है, जहाँ जाओ हमेशा यही बत्ती का रहता है, लेकर हम लोग ठगा गए हैं। ठीक है, यही आप लोग कहते होंगे। देखिए, इसका मतलब क्या है, आपको दिशा बता रहा है कि हमेशा उत्तर किधर है वो बता रहा है। ठीक है, उसको इस तरह से आप लोग रखिए, एकदम कागज जैसे रखते हैं एकदम सतह पे। सतह पे रखने के बाद आपको जहाँ पर जिधर उत्तर दिशा होगा उस तरफ आपको बताएगा। ठीक है, इससे आप लोग दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। और जान लीजिए, एक मानचित्र में दिशा का क्या उपयोग है। मानचित्र में एक दिशा का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे कैसे महत्वपूर्ण है, आप लोग एक बार कल्पना करिए कि मान लीजिए अगर ये भारत है, ठीक है, ये भारत एक देश है, ठीक है, और भारत के इधर जो है पाकिस्तान है, लेकिन आप लोग मानचित्र पे दिखा दिए कि नहीं भारत के इधर पाकिस्तान है। यहाँ मानचित्र पे मान लीजिए यहाँ पर दिखा दिए, मानचित्र के यहाँ पर दिखा दिए कि भारत के इधर जो है यहाँ नीचे जो है पाकिस्तान है, जबकि आपको पता है कि भारत के नीचे ये श्रीलंका है। ठीक है, लेकिन आप लोग यहाँ से पाकिस्तान को उठा के ला के यहाँ दिखा दिए, तो दिशा का गलती हुआ ना। आप लोग दिशा जान लीजिए, ये जो दिशा है उसको एकदम निर्धारित करिए। ठीक है, मैं मान लीजिए आपका कल्पना करिए, आपका कोई मित्र है, ठीक है, आप लोग बोलें कि देखो तुम क्या करो,
एक मंदिर है, उस मंदिर के यानी कि मान लीजिए कोई भी नाम हो, जैसे शिव मंदिर नाम लेते हैं। आप लोग अपने दृष्टि से करके देखो, तुम शिव मंदिर पे जाओ और उसके दाहिने एकदम मुड़ जाना, दाहिने जब मुड़ोगे आप तो उससे सीधे जाना, वही मेरा आपको घर मिल जाएगा। आप अपने मित्र को बताएं, क्या बताएं आप लोग कि शिव मंदिर है, उसके दाहिने आप लोग मुड़िएगा, सीधे जाइएगा, मेरा घर मिल जाएगा, ठीक है। अब जब उसको दिशा दिशा का उसको ज्ञान ही नहीं होगा तो वो आपके घर जाएगा क्या? अब दाहिने उसको पता नहीं है दाहिने क्या है, ठीक है। आप ही को मान लीजिए अगर दाहिने ना पता हो, आप बस ऐसे बोलिए दाहिने मुड़ जाना, लेकिन आपका घर बाएं, तो आप लोग तो उसको भेज ही देंगे, ठीक है। तो इसलिए दिशा का ज्ञान भी मानचित्र में होना आवश्यक है। एक मानचित्र बना लिया, मान लीजिए कोई विशेषज्ञ जो है मानचित्र बना दिया, और उस मानचित्र में वह जो है एक स्थान जो कि दाहिनी तरफ है उसको बाएं तरफ ला दिया, ठीक है। अब कोई इंसान खोज रहा है मानचित्र में और देख रहा है वो दाहिने स्थान पे, और दाहिने वो घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, उसको मिल ही नहीं रहा है, जबकि वह चीज था कहाँ, बाएं। तो वो तो बेचारा पगला जाएगा कि भाई मानचित्र में दिखा है ये, लेकिन है कहाँ पे। इसलिए दिशा का जानकारी बहुत ही आवश्यक है मानचित्र में। आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग नंबर तीसरा बात करेंगे प्रतीक का। यह प्रतीक क्या है? देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि यह प्रतीक का मतलब होता है कि जैसे कि मानचित्र में आप लोग देखे होंगे, जैसे कि मैं आप लोग को बताया कि विभिन्न प्रकार के प्रतीक होते हैं जिसको अंतर्राष्ट्रीय सहमति के द्वारा उसको बनाया जाता है। आपको मैं बताया था पीछे, जैसे कि मान लीजिए किसी का, जैसे कि एक मंदिर का जो है हमारा, मंदिर को हम किस संकेत के द्वारा दिखाएंगे मानचित्र में, एक वायु मार्ग को हम मानचित्र में किस संकेत के द्वारा दिखाएंगे, ठीक है। एक जलमार्ग को हम लोग मानचित्र में किस प्रकार से दिखाएंगे, ठीक है। एक स्टेशन को हम लोग मानचित्र में किस प्रकार से दिखाएंगे, तो ये क्या होता है, तो इसी को हम लोग प्रतीक कहते हैं। प्रतीक का अर्थ क्या है? संकेत, ठीक है। किस चीज़ को हम लोग किस संकेत के द्वारा दिखाएंगे, यही प्रतीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए ले लीजिए कि अगर आपके मानचित्र में एक एरोप्लेन का बना होता है संकेत, तो आप लोग समझ जाते हैं कि ये क्या है, यह एक जो एरोप्लेन के रुकने का स्थान है, ठीक है। आप लोग समझ गए? तो इस प्रकार से, ठीक है, एक रेलवे स्टेशन का अगर आपको दिखाया जाता है मानचित्र में एक संकेत, तो आप लोग समझ जाते हैं कि ये एक स्टेशन है, ठीक है, यहाँ पे ट्रेन रुकती है। लेकिन आपको अगर उसी के स्थान पे एक मंदिर दिखा दिया जाए जबकि वो रहे रेलवे स्टेशन, तो आप लोग क्या समझे कि ये एक मंदिर होगा, यही समझेंगे ना आप लोग। तो इसलिए संकेतों का प्रतीकों का सही होना, ठीक है, बहुत ही आवश्यक है मानचित्र में। देखिए कार्टोग्राफर को पढ़ते हैं हम लोग इसके प्रतीक के बारे में। देखिए कार्टोग्राफर को अन्य जानकारी भी दिखानी पड़ती है मानचित्र में, जैसे कि प्रमुख भवन, ठीक है, जो भवन है, जैसे कि उदाहरण के लिए ले लिया जाए मानचित्र में ताजमहल आपको दिखाया जाएगा, लाल किला आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। संरचनाएं, नदियाँ, कुआं, डाकघर आदि, ये आपको छोटे पैमाने के जो आपको बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं, बड़े पैमाने में बोला हूँ, बड़े पैमाने यानी कि उसमें छोटा स्थान दिखाया जाएगा, ठीक है। कौन सा स्थान? छोटा स्थान। तो जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र है जिसमें छोटा स्थान दिखाया जाता है, उसमें आप लोग को ये नदी, ये जो कुआं है, डाकघर है, इन सारी संरचनाओं को भी दिखा दिया जाता है, ठीक है। इन चीज़ों को उनके चित्रों, ठीक है, देखिए इन चीज़ों को उनके चित्रों से मानचित्र के छोटे से स्थान पर दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए, ठीक है। देखिए अब चित्र के माध्यम से तो आप घर को दिखा नहीं सकते हैं, चित्र के माध्यम से आप लोग ताजमहल को दिखा नहीं सकते हैं, ठीक है। चित्र के माध्यम से एक मंदिर को आप लोग दिखा नहीं सकते मानचित्र पे, क्यों? क्योंकि वह ही इतना स्थान ले लेगा कि आपको तो अन्य चीज दर्शा ही नहीं पाएंगे मानचित्र में। इसलिए क्या किया जाता है? इसलिए उसको संकेतों के माध्यम से दिखाया जाता है, ठीक है। देखिए संकेतों के माध्यम से दिखाया जाता है, इसके लिए रूढ़ प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ठीक है, किस प्रतीकों का? रूढ़ प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय सहमति से बनाया जाता है, यानी ऐसा प्रतीक का बताया जाता है। ऐसे प्रतीक होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सहमति से बने होते हैं, यानी कि एक ही देश में नहीं बल्कि विश्व के सारे देशों में जितने देश उपस्थित हैं, ठीक है, वो लोग भी इसी प्रतीकों का प्रयोग करते होंगे। ये नहीं कि भाई भारत वाले अलग बनाए, उसके बाद चीन वाले अलग बनाए, पाकिस्तान वाले अलग बनाए, ठीक है। अगर भारत वाले मान लीजिए एरोप्लेन बना दे रहे हैं, तो चीन वाले क्या डायनासोर बना दे रहे हैं, पाकिस्तान वाले क्या बना, परमाणु बम बना दे रहे हैं, ठीक है। जबकि वो उसका वास्तविक रूप क्या है? उसका वास्तविक रूप मान लीजिए एरोप्लेन ही है। भारत वाले एरोप्लेन ही बनाए, चीन वाले डायनासोर बना दिए कि हाँ डायनासोर उड़ता है, तो हमारा जो एरोप्लेन रहेगा वो डायनासोर वाला रहेगा। तो ये वाला आप लोग नहीं समझिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सहमति से बनाया जाता है, जो एक के लिए वो सब के लिए।
सबका साथ सबका विकास, सुने ना। देखिए मानचित्र में अक्सर पहाड़ों को, ये बात याद रखिएगा, मानचित्र में जो है अक्सर पहाड़ों को जो है भूरे रंग से, पहाड़ों को किस रंग से दर्शाया जाता है मानचित्र में? भूरे रंग से। मैदान को हरे रंग से और जलाशय को नीले रंग से। जलाशय यानी बताइए आप लोग, जलाशय देखिए मैं बताऊँ, जल का मतलब होता है पानी, ठीक है, और जलाशय, ठीक है, जल धन आशय, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जल का घर। और जल का घर किसे कहते हैं? ये आप लोग बताइए, जल का घर क्या होता है? देखिए, और पठार को जो है पीले रंग से दर्शाया जाता है। तो आप लोग समझे, मानचित्र में पहाड़ों को किस रंग से? भूरे रंग से, मैदान को हरे रंग से, जलाशय को नीले रंग से, पठार को पीले रंग से। क्लियर हुआ? एकदम क्लियर हुआ आपको? तो ये आपके सामने आया। अब हम लोग ये देखेंगे कि रेखा चित्र क्या है। आप लोग समझिए कि ये रेखा चित्र क्या है। देखिए हम आपको बताते हैं, जैसा कि आप लोगों ने मानचित्र के प्रमुख घटकों को आप लोग देखे, क्या था वो? दूरी था, क्लियर। फिर क्या था? दिशा था, वो भी क्लियर हुआ। उसका प्रतीक था, वह भी क्लियर मैंने आपको किया। अब आप लोग देखिए रेखा चित्र क्या होता है। देखिए सुनिए आप लोग, स्मृति पर आधारित चित्र को रेखा चित्र कहते हैं। नहीं समझ में आया आपको? ठीक है, कोई बात नहीं समझ में आया तो देखते हैं आगे। रेखा चित्र किसी पैमाने पर आधारित नहीं होता है। यदि आपको अपने मित्र को अपने घर का रास्ता बताना हो तो आप एक रेखा चित्र बनाकर बता सकते हैं। अब आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा, जब आपके मित्र की बात कर दिया तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। अपने मित्र को अपने घर का रास्ता बताना हो तो आप एक रेखा चित्र बनाकर बता सकते हैं। क्या क्या बता सकते हैं अपने मित्र को? देखिए हम अब बता रहे हैं, जैसे कि मुझे अपना घर आपको बताना है तो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए भाई साहब, आप क्या करिएगा, एक स्कूल है, मान लीजिए कोई एक विद्यालय है, ठीक है, उस विद्यालय का नाम है, बहुत फेमस विद्यालय है, मान लीजिए उसका नाम है KS। मान लीजिए वो विद्यालय, उसका नाम है KS। मैं कहा कि आप KS विद्यालय के पास आइएगा, उसके बाद आप लोग सीधे जाइएगा। सीधे जाने के बाद आप लोग क्या करिएगा, इस तरह से आप लोग जो है बाएं मुड़ जाइएगा। बाएं मुड़ने के बाद आप लोग फिर सीधे जाइएगा। फिर उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, दाहिने मुड़ जाइएगा। सीधे जाते हुए वहीं पर मेरा आपको क्या घर जाएगा, घर दिख जाएगा। मैंने अपने मित्र को क्या बताया? मैंने अपने मित्र को बताया कि आप KS विद्यालय के पास आइएगा, ठीक है, उससे सीधे जाइएगा, आपको रास्ता मिलेगा। आपको कौन सा रास्ता मिलेगा? एक दाहिना रास्ता मिलेगा, एक बायां रास्ता मिलेगा। आप लोग बाएं रास्ते को पकड़िएगा। अब बाएं रास्ते को पकड़ने के बाद आप लोग फिर क्या करिएगा, फिर उसके बाद सीधे थोड़ा जाइएगा। उसके बाद आपको कौन सा मिलेगा, ये दायां रास्ता आप लोग पकड़िएगा। फिर सीधे जाइएगा, इस प्रकार से फिर बायां रास्ता पकड़िएगा, फिर आपको मिल जाएगा। इस मानचित्र के माध्यम से अगर मैं उसको बनाकर दे रहा हूँ तो वह हालांकि अधिक से अधिक मात्रा में समझ जाएगा कि उसको जाना कहाँ है, ठीक है, उसको जाना कहाँ है वो समझ जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? रेखा मानचित्र कहते हैं। यानी एक रेखा के माध्यम से आप लोग बना रहे हैं। चलिए बात, कहानी खत्म, यही मेरा घर है, कहानी खत्म, यही आप लोग आ जाइएगा। जैसे कि आप लोग किए या नहीं किए, लेकिन मैं तो किया हूँ। मैं अपने मित्रों को इस प्रकार से अपने घर का पता बताया करता था जब हम लोग छोटे छोटे क्लास में रहते थे तो, ठीक है। अगर आप लोग भी ऐसा काम किए हैं तो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, अपने बात को शेयर करिए। आइए देखिए, और लोग जानते हैं खाका क्या है? क्या समझते हैं खाका क्या है? जब किसी छोटे क्षेत्र को एक बड़े पैमाने में दिखाया जाता है तो इसे खाका कहा जाता है। उदाहरण के लिए मकान का नक्शा दिखाने के लिए जो आर्किटेक्ट होता है वो खाके का इस्तेमाल करता है। आर्किटेक्ट को क्या कहते हैं हिंदी में, आपको को पता है? वास्तुशास्त्री। कभी नाम सुने क्या वास्तुशास्त्री? नहीं सुने हैं? चलिए कोई बात नहीं, आर्किटेक्ट तो नाम सुने होंगे। तो देखिए, तो क्या होता है जब आपको किसी घर का मान लीजिए नक्शा दिखाना है तो आप उसको घर को क्या दिखाएंगे? एक गांव में आपको बताया था कि छोटे पैमाने पर जैसे बड़ा नक्शा दिखाया जाता है, बड़े पैमाने पर छोटा क्षेत्र दिखाया जाता है। तो बड़े पैमाने पर छोटा क्षेत्र दिखाया जाता है, तो इसमें मैं आपको बताया था कि देखिए गांव का इस प्रकार से कितना विस्तृत रूप से जानकारी मिल जाता है। अगर मानचित्र पे गाँव को मार दिखाना हो तो अच्छे से बता देंगे कि हाँ मोहनवा घरा कहाँ है, सोहनवा घरा कहाँ है। हालांकि आप में से किसी का नाम अगर मोहन सोहन हो तो गुस्साइए मत, मैं एक कल्पना मात्र एक नाम ले रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, इस प्रकार से गांव में हम बता सकते हैं कि इनका घर कहाँ है, उनका घर कहाँ, फलाने घर कहाँ, ढिकाने घर कहाँ है, सब हम लोग बता देंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से अगर एक मानचित्र पर हमको मात्र नक्शा ही दिखाना तो हम कितना बढ़िया दिखाएंगे कि भाई यही कमरवा कहाँ है, इनका कमरवा कहाँ बा, अरे उनका हमारे चाचा कमरवा कहाँ बा,
तब अरे बतावा हमरे छत के भैया कमरवा कहाँ बा, ये सब आप लोग बता देंगे मानचित्र में एकदम आसानी से। मानचित्र में बना के आपको एकदम क्लियर करके मकान का एकदम दे देगा। तो इसको क्या कहते हैं, इसको खाका कहते हैं। क्लियर हो गया, कोनो दिक्कत नहीं होगा आपको, दिक्कत हुआ हो तो बताइएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो क्लास है और जो आपके एनसीईआरटी का एक चैप्टर था मानचित्र, उसको हम लोग क्या कर दिए, खत्म कर दिए। तो आप लोग का काम लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद।